आराधना पीजी डिग्री कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है या संगठन है तथा उसके जो अलग अलग परतें पाई जाती है, आंतरिक भाग है, उसके विषय में पढ़ेंगे अपन। तो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है या जो संगठन है तथा उसके अंदर अलग अलग जो परतें पाई जाती है, उसमें जो अलग अलग जो विद्वान है उनका अलग अलग जो मत है उसको पढ़ेंगे। तो जो पहला मत आता है वे श्रेष्ठ महोदय का आता है। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर 3 प्रकार की जो परतें हैं वो बताई है। देखो, पहली जो परत बताई है श्रेष्ठ महोदय ने वो सियाल परत बताई है। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। दूसरी जो परत है वो सीमा है। मैग्नीशियम से बनी है। तीसरी है यानी ये जो तीनों परतें हैं उन तीनों में अलग अलग जो तत्व पाए जाते हैं, उस तत्वों के अलावा इन तीनों परतें हैं उनका अलग अलग नामकरण वो होता है। तो पहली परत है उसका नामकरण इसलिए कि उसके अंदर सिलिका तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। दूसरी है सीमा, उसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरी है निकल तथा फैन, इसलिए उसको अपन निकल बोलते हैं। अब अपन इसको जो पढ़ेंगे वो एक इसके लिए डायग्राम है। तो पहली जो परत आती है श्रेष्ठ महोदय के अनुसार वो आती है सियाल। दूसरी जो आती है वो सीमा, और अंतिम जो परत मानते हैं वो है निफे। अब ये जो तीनों प्रकार की जो परतें हैं इनकी अपने अपने अलग अलग विशेषता है। इसमें अलग अलग जो तत्व हैं उनके अलग अलग मोटाई है, उनका अलग अलग जो घनत्व है या डेंसिटी है वो पाया जाता है। तो अपन 1 बाय 1 एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सियाल। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि ये पहली परत है श्रेष्ठ के अनुसार पृथ्वी की। इसकी जो मोटाई ये मानते हैं श्रेष्ठ महोदय वो 50 से लगाकर 300 किलोमीटर के बीच मानते हैं। इसका जो घनत्व है इस परत का वो श्रेष्ठ महोदय मानते हैं 2.7 GCM, ग्राम घन सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो परत है सियाल परत है, इसके अंदर जो अपन देखते हैं अम्लीय जो पदार्थ है उसकी है वो अधिकता पाई जाती है।
और इसके अंदर जो अपन कहते हैं सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। तो एक तो मोटाई 50 से 300 किलोमीटर, घनत्व 2.7 है, अम्लीय पदार्थों की अधिकता सोडियम, पोटेशियम तथा जो एल्यूमिनियम है उसके अंदर सिलिकेट पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं कि ये जो सियार जो परत है, तो महाद्वीप है, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो इसी सियाल परत से हुआ है। तो इस जो सियाल परत है इसके अंदर प्रमुख रूप से जो सेलें पाई जाती है वो है ग्रेनाइट सेल। तो बात ये है कि जो महाद्वीप है उनका निर्माण है, जो सुएज महाद्वीप मानते हैं कि वो सियाल परत से हुआ है, इसलिए अपन कहते हैं महासागरों के मुकाबले जो महाद्वीप है उनका जो घनत्व है वो अलग है। तो इसका जो घनत्व है वो महाद्वीपों का वो 2.7 मानते हैं, और जबकि महासागरों का जो घनत्व है वो अधिक होता है, तो उसका जो घनत्व है वो लगभग 3 के आसपास माना जाता है। तो जो सियाल परत है ये मोटे रूप से इनकी ये जो विशेषता पाई जाती है, उसकी मोटाई है 50 से 300 किलोमीटर है, उसका घनत्व 2.7 है, उसमें अम्लीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, और सोडियम, पोटेशियम तथा जो एल्यूमिनियम और उनके सिलिकेट पाए जाते हैं, तथा महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो इसी सियाल परत से हुआ है। और इसके अंदर प्रमुख से जो सेलें पाई जाती है वो जो ग्रेनाइट सेल है वो देखने को मिलती है। दूसरी जो नंबर पे अपन पढ़ेंगे वो है सीमा परत। तो इसके अंदर प्रमुख रूप से जो पाया जाता है वो सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा है। अब देखिए इसकी जो मोटाई है सीमा परत की वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर मानते हैं, और इसका जो घनत्व है वो 2.9 से लगाकर 6.7 GCM मानते हैं। उसके अलावा जैसे सियाल के अंदर अपन अम्लीय पदार्थों की अधिकता देखते हैं, उसी तरह इसके अंदर जो क्षारीय पदार्थ है अधिकता है वो पाई जाती है। और जैसे सियाल के अंदर अपने सोडियम, पोटेशियम तथा जो एल्यूमिनियम उसके सिलिकेट थे, तो वैसे इस परत के अंदर अपन जो प्रमुख रूप से देखते हैं तो मैग्नीशियम और जो लोहा है उनके जो सिलिकेट है वो देखने को अपन को मिलते हैं। तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और लोहा। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा लोहे के जो सिलिकेट है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, तो मैग्मा वो लावा है जो निकलता है वो इसी जो सीमा परत है वहां से निकलता है। तो अपन देखते हैं जो महासागर है, महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो इसी सीमा परत है उससे माना जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो महासागरीय जो भाग होता है उसका जो घनत्व है वो अधिक होता है। इसीलिए जो सियाल रूपी जो अपन कहते हैं कि महाद्वीप है वो सीमा के ऊपर तैर रहे या लहरा रहे, यानी इन जो है इसके अंदर प्रमुख रूप से जो सेलें पाई जाती है महासागरीय तली के अंदर वो है आग्नेय बेसाल्ट सेलें पाई जाती है। तो आग्नेय बेसाल्ट सेलें हैं वो महासागरों के अंदर पाई जाती है, और महाद्वीपों के अंदर है वो ग्रेनाइट सेलें है वो पाई तो जाती है। तो अपन देखते हैं कि ये जो दूसरे प्रकार की जो स्वेश वाले जो परत मानते हैं सीमा है उसकी भी अपनी अपनी कुछ विशेषता है। और विशेषता ये है कि ये प्रकार की ये जो परत है, द्वितीय परत है, वो सियाल के मुकाबले में जो अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ है उससे मिलकर है बनी हुई है।
उसके बाद अब अंतिम जो परत आती है वो आती है निपे परत। तो ये पृथ्वी की अंतिम तथा तीसरी परत मानी जाती है स्वेस मॉडल के अनुसार। तो इसके अंदर प्रमुख रूप से निकल तथा फेरियस है। तो ये क्या है, एक प्रकार की जो कठोर धातु है, लोहे है, उससे बनी हुई है। इसकी मोटा 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं भूप रोड तक। इसका जो घनत्व है वो सर्वाधिक माना जाता है, जो है 11 GCM यानी ग्राम घन सेंटीमीटर। और अगर मैं ये बात करूं कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो लगभग 5.5 माना जाता है। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, ये याद रखना है। और ये पृथ्वी का अधिकतम घनत्व है। और ये जो है वो जो लिपि है वो कठोर भारी धातुओं से बनी हुई है। यानी ये जो लोहे का जो मिश्रण होता है उससे ये बनी हुई है। तो कठोर भारी धातुओं से के बने होने के कारण इस परत का जो है वो घनत्व अधिक देखने को मिलता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे तथा निकल की जो उपस्थिति के कारण इसके अंदर सुमृत्व का गुण पाया जाता है। और वो जो पृथ्वी की जो स्थिरता है उसको भी वो प्रमाणित करती है। तो अपन स्वेस मॉडल के अनुसार देखते हैं तो ये मुख्य रूप से जो 3 प्रकार की परतें वो मानी जाती है, सियाल, सीमा और निपे, जिसका अपन ने एक एक करके उसका पूरा विश्लेषण किया उनकी विशेषताओं के साथ में। अब अपन दूसरा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है या जो संगठन है उसके विषय में जेफरीज मॉडल का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे। इन्होंने भूकंपीय जो तरंग है उसके आधार पर मुख्य रूप से 4 परतें हैं वो बताइए, जो भी अपन देखेंगे। जेफरीज मॉडल के अनुसार पहली जो परत है प्रथम परत, या इसको अपन बाह्य परत बोलते हैं, ये अवसादी सेलों से बनी हुई है। या इसको अपन परतदार सेलों से निर्मित भी मानते हैं। ये अवसादी सेलों की दूसरा नाम होता है परतदार सेल। दूसरी है द्वितीय परत। जेफरीज मॉडल के अनुसार द्वितीय परत को जेफरीज मॉडल ग्रेनाइट सेलों से निर्मित मानते हैं। तीसरी जो सेल मानते हैं जेफरीज मॉडल वो तृतीयक परत या तीसरी परत, या इसको मध्यवर्ती परत भी मानते हैं, इंटरमीडिएट लेयर होती है। ये डायोडाइट से
निर्मित है। और अंतिम जो परत है, चौथी परत, या इसको अपन आंतरिक परत भी बोलते हैं, वो पेरिडोटाइट सेलों से निर्मित है। तो अभी एक बार वापस रिमाइंड कर देते हैं अपन कि जो जेफ्री महोदय ने जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर 4 परतें बताई। पहली जो परत है उसको प्रथम परत या बाह्य परत बोलते हैं। ये अवसादी शैल या परतदार शैलों से बनी हुई होती है। द्वितीय प्रकार की जो शैल है उसके अंदर ग्रेनाइट जो शैल है वो पाई जाती है। जैसे अपन सुरेश महोदय का पढ़ रहे थे, तो जो सियाल परत है उसके अंदर जो माजीपीय जो माजी बने हुए हैं वो सियाल परत के बने हुए, और इसके अधिकांश जो इसकी जो संरचना है उसके अंदर ग्रेनाइट शैल है उसकी प्रधानता पाई जाती है। तो द्वितीय शैल ये है। उसी तरह से तीसरी परत या जिसको अपन जेफ्री महोदय ने इसको मध्यवर्ती परत बोला है, ये डायराइट जो शैल है उससे निर्मित होती है। और चौथी परत या जिसको आंतरिक परत मानते हैं जेफ्री महोदय, वो पेरिडोटाइट शैलों से बनी है। ये सबसे कठोर प्रकार की जो शैल है वो है। तो जैसे जैसे अपन बाह्य भाग से अंदर की ओर जाते हो जेफ्री महोदय के अनुसार, तो जो अधिक जो घनत्व वाली शैल है वो पाई जाती है। तो ये जो वर्गीकरण था वो जेफ्री महोदय का था। अब अपन पढ़ेंगे आर्थर होम्स महोदय का वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। इन्होंने ज्यादा लंबा चौड़ा वर्गीकरण नहीं दिया है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की जो शैल है वो बताइए, जो अभी अपन देखेंगे। आर्थर होम्स ने पहली जो परत बताई है वो क्रस्ट बताई है, क्रस्ट। दूसरी जो परत बताई है वो अधस्तर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम ये जो परत है संपूर्ण सियाल प्लस ऊपरी सीमा से मिलकर बनी हुई होती है, ये ध्यान रखना। यानी जो आर्थर होम्स महोदय ने जो क्रस्ट मानी है तो उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट माना है, तो संपूर्ण सियाल परत, जो श्रेष्ठ महोदय के अनुसार जो सियाल परत है तो संपूर्ण सियाल तथा जो सीमा है उसका ऊपरी पार्ट है उससे मिलकर क्रस्ट बनी हुई है। उसी तरह से अपन मानते हैं कि जो अधस्तर बना है आर्थर होम्स के अनुसार वो निचली सीमा से मिलकर बना हुआ है। ये तो ये जो वर्गीकरण था वो आर्थर होम्स का था। आर्थर होम्स का वर्गीकरण वैसे छोटा है लेकिन काफी मतलब महत्वपूर्ण है, वो माना जाता है पृथ्वी के आंतरिक परतों के विषय में। तो इसके बाद जो अपन को जो पढ़ना है वो अभिनव मत है, जो रिसेंट व्यू कहता है पृथ्वी के आंतरिक जो परतें हैं उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है वो एक तो क्रस्ट पाया जाता है, दूसरे नंबर पे आता है मेंटिल, और तीसरा पाया जाता है कोर। तो जो क्रस्ट, मेंटिल और जो कोर है उसको अपन पृथ्वी का जो अभिनव मत है, जो रिसेंट व्यू है या आधुनिक मत है, उसके अंदर अपन शामिल करते हैं और उसको अभी अपन पढ़ेंगे।
तो अपन देखते हैं कि आधुनिक मत के आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 वृत्त मंडल या परतें पाई जाती है। अभिमत जो अभिनव मत है उसके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 वृत्त मंडल या जो परतें पाई जाती है। तो जो पहली परत आती है वो आती है क्रस्ट। दूसरे नंबर पे आती है मैंटिल। और तीसरे नंबर पे आती है कोर। तो ये जो क्रस्ट, मैंटिल तो कोर का जो वर्गीकरण है पृथ्वी के आंतरिक परतों के विषय में, उसको अभिनव मत या रिसेंट व्यू उसका पार्ट मानते हैं। तो अभी ये जो वर्गीकरण उसको पढ़ने से पहले एक जो डायग्राम है इनका, जो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके विषय में अपन को जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो उसको अपन अभी बनाएंगे। उसके बाद एक एक करके अपन पूरा उसका एनालिसिस करेंगे। ये सबसे ऊपर 0 से 30 है वो क्रस्ट है। उसके बाद एस्टेनोस्फीयर आता है जिसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं। उसके बाद ऊपरी मैंटिल, निचली मैंटिल, फिर बाह्य कोर और अंतिम में आता है आंतरिक कोर। इधर अपन घनत्वों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो क्रस्ट है वो 2.9 है, उसके बाद 3.3 है, उसके बाद 4.3 है और 10.0, 12.3, 13.3 और मैक्सिमम होता है 13.6। ये जो डायग्राम है वो पृथ्वी की जो आंतरिक है जो संरचना है उसके विषय से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक प्रकार का जो आरेख चित्र है वो डायग्राम है वो है। अब अपन क्रस्ट को पहले पढ़ेंगे कि क्रस्ट के अंदर कौन कौन सी शैली पाई जाती है, क्रस्ट की अपनी क्या विशेषताएं होती है, उसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। लेकिन इनको शुरू करने से पहले कि क्रस्ट को, उसके बाद अपन मैंटिल को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जो कोर वाला एरिया है उसको पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे अपन पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर की ओर जाते हो, आंतरिक भाग की ओर जाते हो, तो
कुछ असंबद्धता है वो देखने को मिलती है। असंबद्धता यानी जिसको अंग्रेजी के अंदर डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो मोहराविक महोदय थे उन्होंने 1909 के अंदर प्रथम बार ये साबित किया या खोजा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर वाले पार्ट की ओर जाते हो तो कुछ जो असंबद्धता है या डिसकंटिन्यूटी है वो देखने को मिलती है। असंबद्धता का मतलब जैसे सामान्य रूप से अपन ये आकलन करते हैं कि अंदर की ओर जाने पर जो पदार्थों का जो घनत्व है बाहर है उसी वजह से उसका जो घनत्व बढ़ता जाता है। लेकिन कभी कभार क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे जो घनत्व बढ़ने की जगह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो एक प्रकार का जो कंटिन्यूटी है उसका जो प्रोसेस है वो टूट जाता है, तो वो जो असंबद्धता है वो देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से जो असंबद्धता है उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मोहराविक महोदय ने (1909) में जो असंबद्धता खोजी थी उसको अपन मोह असंबद्धता बोलते हैं। यानी मोहराविक महोदय ने सबसे पहले जो असंबद्धता खोजी थी या डिसकंटिन्यूटी खोजी थी वो 1909 में खोजी थी और इसके नाम के आधार पर इसको मोह असंबद्धता बोलते हैं। ये जो असंबद्धता पाई जाती है वो क्रस्ट और मैंटिल, जो क्रस्ट है और मैंटिल के मध्य है वो देखने को मिलती है। और ये मानते हैं वो 0 और 30 से लगाकर 35 जो किलोमीटर है इसके बीच में है ये वो मोह असंबद्धता वो देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि मोहराविक महोदय ने मोह असंबद्धता की खोज की थी 1909 में। तो ये जो क्रस्ट और जो मैंटिल वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा इधर, तो ये 30 से 35 किलोमीटर का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे है मोह असंबद्धता वो देखने को मिलती है। दूसरी जो आती है जिसको अपन एस्ट्रोस्फीयर कह सकते हैं, यानी हिंदी में इसको अपन दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ये इसका जो पैरामीटर होता है वो 100 से लगाकर 200 किलोमीटर के बीच में, यानी जो अगर आपको कहते हैं कि एस्ट्रोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है वो कहाँ पाया जाता है, तो 100 से 200 किलोमीटर के जो बीच वाला एरिया वहाँ पे पाया जाता है। तो अभी जो इसके बाद जो असंबद्धता खोजी गई थी वो गुटेनबर्ग महोदय ने खोजी थी। इसलिए इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता भी बोलते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो पाई जाती है वो मैंटिल और कोर के मध्य पाई जाती है। जैसे ये क्रस्ट और मैंटिल के मध्य पाई जाती है, उसी तरह से मैंटिल और जो कोर के मध्य असंबद्धता पाई जाती है। जो 2900 किलोमीटर वाला जो अभी आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, तो क्रस्ट और मैंटिल के जो मध्य है वो मोह असंबद्धता पाई जाती है, और मैंटिल और जो कोर के मध्य 2900 किलोमीटर वाला जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। इसकी खोज गुटेनबर्ग महोदय ने की थी, इसलिए इसको अपन गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। उसी तरह से आती है कॉनार्ड असंबद्धता। इसकी खोज कॉनार्ड महोदय ने की थी, इसलिए इसको हम कॉनार्ड असंबद्धता बोलते हैं। ये जो कॉनार्ड असंबद्धता है वो आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य पाई जाती है। यानी जो आपको ये 5150 किलोमीटर का दायरा दिख रहा है इसके बीच में जो है वो कॉनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। यानी कॉनार्ड असंबद्धता कहाँ होगी, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के अंदर जो देखने को मिलती है, जो 5150 किलोमीटर का जो एरिया है, तो ये होती है कॉनार्ड असंबद्धता। उसके बाद आती है रैपिटी असंबद्धता। इसकी खोज रैपिटी महोदय ने की थी, इसलिए रैपिटी असंबद्धता बोलते हैं। ये जो ऊपरी मैंटिल तथा निचली मैंटिल के मध्य जो है वहां पे ये पाई जाती है।
तो ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिलिया का मतलब जो 700 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पे जो अपन देखते हैं, वहाँ पे जो है वो रैपिड या असभ्यता है वो देखने को मिलती है। यानी रैपिड या असभ्यता का जो संबंध होता है वो ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के मध्य जो 700 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलती है। अब अपन जो क्रस्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्रस्ट, तो देखिए पृथ्वी की अभिनव मत के अनुसार पहली जो परत है वो क्रस्ट मानी जाती है। सबसे ऊपरी तथा सबसे पतली जो परत है पृथ्वी की उसको अपन क्रस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? जिसको भू क्रस्ट या भू परपटी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये जो भू परपटी है, जो क्रस्ट है, वो पृथ्वी की पहली तथा सबसे पतली परत मानी जाती है। इसकी जो मोटाई है वो 0 से लगाकर 30 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन इसके विषय में अलग अलग विचार है। अगर सामान्य रूप से अगर कहते हैं तो वो 0 से लगाकर 30 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर आप महाद्वीपों और महासागरों की बात करोगे तो इसकी जो मोटाई वो अलग अलग। महाद्वीपों के नीचे इस क्रस्ट की मोटाई सबसे अधिक मिलती है, वो लगभग 40 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 40 किलोमीटर तक। जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई सबसे कम मानी जाती है और वो लगभग 5 से लगाकर 10 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। इसका मतलब है कि जो क्रस्ट है वो महासागरों के नीचे उसकी मोटाई कम होती है और महाद्वीपों के जो नीचे है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। ये जो परत है वो मुख्य रूप से जो अवसादी सेल है या जो द्वितीयक सेल है या जो परतदार सेल है उससे मिलकर बनी हुई होती है। जो क्रस्ट है ये अवसादी या परतदार सेलों से मिलकर बनी हुई होती है। यानी अधिक क्रस्ट का अधिकांश जो पार्ट होता है वो अवसादी या परतदार सेलों का होता है। इसके अलावा जैसे अपन मानते हैं कि अगर कोई महाद्वीपीय पार्ट होगा तो महाद्वीपीय पार्टों के अंदर क्रस्ट के अंदर मुख्य रूप से जो सेलें मिलती है वो है ग्रेनाइट। यानी महाद्वीपीय भागों में अधिकांश जो क्रस्ट के अंदर जो सेलें मिलती है वो ग्रेनाइट सेल है। उसी तरह महासागरों का जो तली वाला है वहां पे अधिकांश जो सेलें मिलती है वो आग्नेय बेसाल्ट सेलें देखने को मिलती है। कौन सी सेलें? तो महासागरों में बेसाल्ट और महाद्वीपों के अंदर ग्रेनाइट है वो देखने को मिलती है। तो देखिए जो क्रस्ट है उसके जो 2 पार्ट होते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटिल के भी 2 पार्ट होते हैं, ऊपरी मेंटिल और निचली परत। उसी तरह से कोर है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो क्रस्ट के जो 2 पार्ट है उसको पहले पार्ट पढ़ेंगे, ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका जो लोअर क्रस्ट है, ये जो निचली क्रस्ट है उसको देखेंगे। देखिए इसकी क्या विशेषता है। इसका निर्माण है वो ग्रेनाइट सेलों से हुआ है और इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों का निर्माण भी इसी से माना जाता है। यानी जो महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है उसमें मुख्य रूप से जो सेलें पाई जाती है वो ग्रेनाइट पाई जाती है। तो कहने का मतलब है महाद्वीप और महाद्वीपों में जो अधिकांश जो ग्रेनाइट सेलें हैं वो ऊपरी क्रस्ट के अंतर्गत आती है या उसके अंतर्गत उसको माना जाता है। और इसके अंदर प्रमुख रूप से अपन मानते हैं कि जो महाद्वीपीय पार्ट है वो ऊपरी क्रस्ट का है। इसके अंदर मुख्य रूप से सेलें आती है वो ग्रेनाइट सेल आती है। और अपन देखिए कि जो स्विस महोदय ये मानते हैं कि जो महाद्वीप है वो अधिकांश है वो सियाल परतों से बना हुआ होता है। महाद्वीप की जो भाग है वो किसके बना हुआ है? सियाल का। इसका मतलब है कि इसके अंदर महाद्वीपीय पार्टों के अंदर जो परत है वो अधिकांश सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे जो हल्के तत्व है उसकी पाई जाती है। इसीलिए जो ऊपरी क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो अपन को कम देखने को मिलता है और इसका जो घनत्व माना जाता है 2.7 के आसपास माना जाता है। कितना माना जाता है? 2.7 के आसपास। तो यानी जो ऊपरी क्रस्ट है वो हल्के पदार्थों से बना हुआ है। जबकि अगर अपन निचले क्रस्ट की बात करोगे
तो उसमें अधिकांश है वो महासागरीय पार्ट माना जाता है। उसमें अधिकांश जो सेलें आती है वो आती है बेसाल्ट सेलें। अभी अपन बात करेंगे निचले क्रस्ट की। इसमें अधिकांश रूप में अपन देखते हैं जो महासागरीय तली का निर्माण हुआ है, और इस महासागरीय तली में अधिकांश जो सेलें है वो मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो है बेसाल्ट सेलें। अब इसका जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से सीमा से हुआ है। किससे हुआ है? सीमा से। यानी इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम का जो है वो तत्व है वो अधिकांश पाया जाता है। इसलिए अपन देखते हैं कि महासागरीय जो पार्ट है उसका जो है महासागरीय जो पार्ट है उसका जो घनत्व है वो अधिक माना जाता है। तो इसका जो महासागरीय जो तली है या जो निचली जो क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो 3 GCM के आसपास है। हाँ, मतलब 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास है वो माना जो जाता है। तो कहने का मतलब बात हुआ कि जो ऊपरी क्रस्ट है वो हल्के पदार्थों से बनी हुई है और जो निचली क्रस्ट है वो भारी पदार्थों से बनी हुई है। इसलिए अपन मानते हैं कि जो सियाल रूपी जो महाद्वीप है वो सीमा के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि महासागरीय जो पार्ट है उसका जो घनत्व है वो अधिक है और महाद्वीपीय पार्ट है उसका घनत्व कम है। जैसे अभी आपको नजर भी आ रहा है कि महाद्वीपीय है उसका 2.7 है और महासागरीय उसका है 3 के आसपास है। तो इसलिए ये अपन क्रस्ट के विषय में पढ़ रहे थे। अभी जो अपन बात करेंगे वो मैंटिल वाले पार्ट की है वो बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे मैंटिल वाले पार्ट के। किसकी बात करेंगे? मैंटिल। तो मोह असभ्यता से लेकर यानी जो मोह असभ्यता है वहां से लगाकर 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो अपन किसके अंदर मानते? मैंटिल के अंदर। जैसे यहाँ से अभी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, यानी मोह असभ्यता है जैसे क्रस्ट और मैंटिल के मध्य वहां से लगाकर जो 29 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर पूरा का पूरा जो मैंटिल वाली जो परत है वो फैली हुई है। इस मैंटिल वाली परत के भी 2 पार्ट है, ऊपरी मैंटिल और निचली मैंटिल। इस ऊपरी मैंटिल का जो दायरा है वो 200 किलोमीटर से लगाकर 700 किलोमीटर के मध्य है, और जो निचली मैंटिल है किलोमीटर से लगाकर 2900 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। तो ये जैसे अभी आपको इस डायग्राम के अंदर भी विजिबल हो रहा होगा कि 200 से लगाकर 700 है ऊपरी मैंटिल और 700 से लगाकर 29 है वो निचले मैंटिल के मध्य है। अब देखिए, तो ये जो मैंटिल है वो अधिक घनत्व वाली जो सेल है उससे बनी हुई है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम तथा लोहे हैं उसका जो तत्व है वो अधिकांश पाया जाता है। यानी क्रस्ट के मुकाबले में जो मैंटिल वाली परत है वो थोड़े अधिक घनत्व वाले और जो भारी पदार्थ है मैग्नीशियम और जो लोहा है उससे ये बनी हुई है। तो इसके क्रस्ट के मुकाबले जो मैंटिल वाला जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और जो लोहे है वो भारी जो एलिमेंट है उससे बने हुए हैं। और अंतिम जो अभी अपन बात करेंगे वो कोर वाले एरिया की बात करेंगे। तो कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो पहले अपन बात करेंगे बाह्य कोर की। इसको आउटर कोर और बोलते हैं, और इस जो आंतरिक वाला है इसको अपन इनर कोर भी बोलते हैं। अब देखिए, जो कोर वाला जो पार्ट है ये जो पाया जाता है वो 2900 किलोमीटर से लगाकर 5150 किलोमीटर का जो दायरा है वो बाह्य कोर के अंदर तक माना जाता है। इस परत की ये विशेषता है कि ये तरल अवस्था में मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही भूकंपों की उत्पत्ति के समय जो द्वितीय प्रकार की तरंगें होती है, एस तरंगें होती है, वो इस दायरे के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि अपन ये मान सकते हैं कि जो बाह्य कोर होगा वो द्रव अवस्था में होगा, क्योंकि यहाँ से जो एस तरंगें हैं वो लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसको अपन द्रव अवस्था के अंदर मानते हैं।
और अंतिम जो इसका है वो आंतरिक कोर आता है। ये पृथ्वी का सबसे अपन कहते हैं गहराई वाला जो पार्ट है वो आंतरिक कोर ही है, जो इनर कोर है वो माना जाता है। ये क्या भारी पदार्थों से बना हुआ है और इसका जो घनत्व है वो अधिक देखने को मिलता है। जो अपन पृथ्वी का सर्वाधिक जो घनत्व मानते हैं 11, वो इसी आंतरिक कोर के अंदर है, वो देखने को मिलता है। तो ये ठोस के अंदर माना जाता है, यानी बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में मानी जाती है, जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर निकल और लोहा जैसे जो भारी एलिमेंट है वो पाया जाता है। और ये लोहा और जो निकल है वो उसकी उपस्थिति के कारण ही जो पृथ्वी के अंदर वो चुंबकत्व या मैग्नेटिक जो गुण है वो पाया जाता है। तो अभी जो अपन ये पूरा विश्लेषण कर रहे हैं वो पृथ्वी के जो रासायनिक संकलन तथा जो पढ़ते थी उसके विषय में अपन पढ़ रहे थे। तो मैं एक बार वापस क्योंकि जो रिमाइंड है वो कर रहेंगे। तो सबसे पहले आज की जो क्लास के अंदर अपने पढ़ा था वो स्वेस महोदय का वर्गीकरण पढ़ा था, उसके बाद जेफरीज महोदय का पढ़ा था, उसके बाद आर्थर होम्स महोदय का पढ़ा था, और उसके बाद अंतिम जो अभिनव मत है जो अपन ने पढ़ा था। तो इसके साथ ही जो आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो लेसन है या पृथ्वी की जो आंतरिक परतों के विषय में जो अलग अलग लोगों के जो विद्वानों के जो मत थे उसको अपन ने पढ़ा है। और इसके साथ ही जो आपका ये जो लेसन है उसको अपन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और जैसे अगली क्लास होगी उस समय वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।